हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है आज के इस करंट अफेयर सेशन में। और ये करंट अफेयर सेशन ना सिर्फ आपकी यूपीएससी और स्टेट पीएससी यानी कि एमपीपीएससी यूपी पीएस, बल्कि ये आपके जो भी एग्जाम है एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका रेलवे के ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तो कौन से सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा है, वो भी पूर्व में रह चुके हैं। आपके ऑप्शन है ए कपिल सिब्बल, बी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सी मनीष तिवारी या डी आनंद शर्मा। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो थे वो कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका नाम है कपिल सिब्बल। जी हाँ, और कपिल सिब्बल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब इसको एक्सप्लेनेशन जानेंगे इसका पूरा। इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है कहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। समाजवादी पार्टी से समर्थन से ये राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरे लिए कांग्रेस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने 30 से 31 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है। ये कपिल सिब्बल जी का कहना है कि वे कांग्रेस के अगेंस्ट में कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे और उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया है और राज्यसभा के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है। ओके, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज कर लिया है, करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो कौन से आपके ऑप्शन हैं, कुवैत, ओमान, कतर या यूएई। मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला वही पहला खाड़ी देश। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी। जी हाँ, वह है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यूएई सरकार के अनुसार पश्चिम अफ्रीका से आई एक 29 वर्षीय महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है और उसका इलाज चल रहा है। यूएई सरकार ने कहा है कि किसी भी आउटब्रेक से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो चेचक यानी चिकन पॉक्स की तरह है और चेचक की तरह इसके लक्षण भी हल्के ही होते हैं। ये वही WHO है जिसने कोरोना वायरस को भी इसने एक हल्का कहा था, लेकिन कोरोना वायरस ने कैसा कहर मचाया आप और हम सभी जानते हैं। तो जो भी कुछ हो तो उसके लिए आप टाइम टू टाइम सैनिटाइज होते रहिए। ओके, अगले क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है? तो किस देश की सरकार ने कहा है? आपके ऑप्शन है चीन की, नेपाल, भारत या पाकिस्तान की। यानी कि जो घरेलू कीमतें हैं उनकी कीमतों में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी लाने के लिए मद्देनज़र 1 जून से चीनी के यानी कि जो शुगर्स होती है उसके एक्सपोर्ट की अनुमति देने का फैसला किया है, वो भी सीमित यानी कि लिमिटेड में। तो किस देश की सरकार ने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है। भारत सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र 1 जून से सीमित निर्यात यानी कि एक लिमिटेड में एक्सपोर्ट की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इसकी अधिकतम जो सीमा है वो कितनी, 100 लाख मैट्रिक टन है। LMT होगी और यानी मिलियन टन में। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय का आदेश 1 जून से 31 अक्टूबर या अगले आदेश तक लागू रहेगा। यानी कि इससे जो होगा, अगर जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट नहीं होगी शुगर के यानी शुगर, तो उसकी कीमतों में रुकावट आई, स्थिरता आई और हमारे यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स है उसमें इसकी वैल्यू क्या हुई, डाउन होगी। यानी कि एक सस्ती कीमतें हो जाएंगी जिससे हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर निम्न में से किसे चुना गया है? किसको चुना गया? आपके ऑप्शन है ए टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयेसस, बी मारिया वॉन कैरखो, सी सौम्या स्वामीनाथन या डी राहुल सचदेवा। तो WHO के जो प्रमुख के तौर पर किसको सिलेक्ट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयेसस। ओके, जैसे टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयेसस को एक बार फिर
ये WHO प्रमुख के रूप में चुना गया है। डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। उन्होंने कहा कि WHO स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमज़ोर लोगों की सेवा करने के अपने मिशन को पूरा करता है। WHO के कार्यकारी बोर्ड ने जनवरी 2022 में बैठक की थी। इन्होंने कब बैठक की थी? 2022 में। और टेड्रोस एडनॉम जो है वो सेकेंड टाइम्स इसके प्रमुख के लिए चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है किस देश में चल रही है? तो ऑप्शन है आपके ए स्विट्जरलैंड, ए चीन, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत या डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी। कहाँ चल रही है? तो ये मीटिंग जो चल रही है वो स्विट्जरलैंड में चल रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई तक आयोजित की जा रही है। यह बैठक मूल रूप से 17 जनवरी से 21 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन संस्करण के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई थी। यह बैठक दुनिया भर के नेताओं को दुनिया की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य के लिए नीतियों को आकार देने का अवसर क्या करती है? प्रदान करती है। तो क्या ओमिक्रॉन के चलते इसको क्या कहते हमने एक्सटेंड कर दिया गया था, और लेकिन अब जो बैठक है कब हो रही है? 22 मई से 26 मई के बीच हो रही है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ सहयोग करेगा? रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा। तो कौन सा IIT है? आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास या IIT कानपुर। रेल मंत्रालय यानी जो स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली को विकसित यानी डेवलप करने के लिए वो किस IIT के साथ मतलब कि संस्थान के साथ सहयोग करेगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हुआ है क्या? हमारा ऑप्शन सी यानी कि IIT मद्रास के साथ। रेल मंत्रालय ने कहा कि एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली को डेवलप करने के लिए वो IIT मद्रास के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय और IIT मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी सहायता करेगा। इस केंद्र का निर्माण IIT मद्रास द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र यानी कि CRR के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि यह परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो एक काफ़ी अच्छा मतलब कि एक कदम उठाया गया है जो कि स्वदेशी यानी कि हम आत्मनिर्भर यानी सेल्फ पे ही जो कि रेल इंडियन रेल और साथ में IIT मद्रास के द्वारा इसको क्या डेवलप किया जाएगा, एक हाइपरलूप प्रणाली जिसमें हमारी ट्रेन की जो रफ्तार है काफ़ी 2 टाइम्स हो जाएगी। भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने किए हैं? आपके ऑप्शन है ए जॉर्डन, बी सीरिया, सी इजराइल या डी ईरान। तो भारत और किस देश ने उर्वरक यानी कि खाद वगैरह या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए। किसने किए? जॉर्डन। जी हाँ, भारत और जॉर्डन ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य जो छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है, यानी कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड में उसको मतलब कि सिक्योर करना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि जॉर्डन उर्वरक क्षेत्र के लिए भारत का पसंदीदा देश है। उन्होंने जॉर्डन से उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भारत विशिष्ट शर्तों की घोषणा करने का अनुरोध किया। भारत जॉर्डन से फॉस्फेटिक पोटैश उर्वरक का सबसे बड़ा खरीदार है। जॉर्डन भारत को म्यूरेट ऑफ पोटाश के अपने उत्पादन का लगभग 25% आवंटित करता है, यानी कि 25% हम कहाँ से खरीदेंगे? जॉर्डन से लेंगे। और ये जो समझौता हुआ फर्टिलाइज़र को लेके वो इंडिया और जॉर्डन के बीच हुआ है। ओके, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? यानी कि जो उसकी रैंक है वो पर्यटन विकास सूचकांक यानी कि ट्रैवल और टूरिज्म को लेकर, तो उसकी रैंक क्या है इंडिया की? आपके ऑप्शन है 60, 54, 52 या 48। तो इसकी क्या रैंक है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया की जो ट्रैवल और टूरिज्म में जो रैंक है वो 54 है और फिसल का 54वें स्थान पर है। हालांकि दक्षिण एशियाई यानी कि साउथ एशियन में अब भी शीर्ष पर है। देश इस सूचकांक में 2019 में कब था? 47 पोजीशन पर था। और वैश्विक सूची में जापान टॉप पोजीशन पे है। उसके बाद आते हैं अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली। यदि आप इसकी फ्री PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसके आपको
करेंट्स अफेयर की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे? आपके ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 20 अगस्त या डी 23 मई। जो वर्ल्ड टर्टल डे है कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं, इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन डी यानी कि 23 मई को मनाया जाता है। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2000 से विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य है कछुआ और दुनिया भर में तेजी से गायब हो रहे आवासों की रक्षा करना। यह दिवस दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है, यानी कि एवरी ईयर हम इसको मनाते हैं। कब से मनाते हैं इसको? 2000 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? यानी कितने करोड़ रुपए का खर्चा आया? आपके ऑप्शन है ए 220, बी 320, सी 290 या डी 140 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत के 5G यानी हमारे यहाँ पे 5G की टेस्टिंग चल रही है, जबकि जापान ऑलरेडी 6G को यूज़ कर रहा है और 7G की वो टेस्टिंग है उसने स्टार्ट कर दी है, तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है कि यानी कितने करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा क्या है? ऑप्शन ए। जी हाँ, 220 करोड़ रुपए का खर्च करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन इनसे 220 करोड़ रुपए के स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण और टेस्टिंग और सत्यापन करने और विदेशी में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। यह 5G टेस्ट बेड आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है, यानी कि एक मेन रोल है। यानी डेवलपमेंट का आज का जो क्षेत्र वो सबसे बड़ा क्या है? आईटी क्षेत्र है। यदि आईटी क्षेत्र में आप निर्भर होगा, यानी आप जितनी ज़्यादा आईटी में एडवांस होते जाएंगे, आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी और आपके जो विकास हो ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई को मनाते हैं, 22 मई, 12 मई या 10 मार्च। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन बी। कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम 22 मई को मनाते हैं। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को संदर्भित करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है। सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। तो आपके एग्जाम से खाली आप इतना याद रखिए, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जो डे है हम 22 मई को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी इंदिरा गांधी। यानी कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पुण्यतिथि भी है और 21 मई को एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, राजीव गांधी जी के। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाता है। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के छठे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राजीव गांधी भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर, तो ये छठे नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 1984 से 1989 के बीच में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। राजीव गांधी ने अपनी मां और भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का उन्होंने क्या पद संभाला था। ओके, तो हमारे जो 6th प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? श्री राजीव गांधी जी हैं। और आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाते हैं? वो भी 21 मई को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, बी 18 जुलाई, सी 21 मई या डी 30 नवंबर। जो इंटरनेशनल टी डे है किस दिन मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन सी का है, वो 21 मई को मनाया जाता है। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय टी दिवस मनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का जो संकल्प है साल 2019 संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। इस दिन का मुख्य लक्ष्य चाय के सतत उत्पादन को बढ़ावा देना और गरीबी और भूख से लड़ने हेतु जागरूकता बढ़ाना है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, यानी कि हम सेकंड पोजीशन में हैं आफ्टर चाइना। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच में किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने लगाया? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी रूस और डी सऊदी अरब। यानी कि इंडिया में भी जाने से उन्होंने बैन कर दिया और साथ में वो 16 कंट्रीज़ हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है? ऑप्शन डी। कौन की किस कंट्री ने किया? तो वह सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वो अन्य देश हैं वो कौन से इंडिया के अलावा? लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस, वेनेजुएला शामिल है। प्रशासन के अनुसार सऊदी में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उनका ये कहना है कि उनके यहाँ पे अभी भी कोई भी मंकी पॉक्स का मामला नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कोविड-19 के केस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया समेत 16 कंट्री को बैन मतलब जाने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है? जो ऐसा करने वाला है एक पहला देश बन गया है, कौन है? ए बेल्जियम, बी आर्मेनिया, सी बेलारूस और डी वेनेजुएला। यानी कि जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, यानी 21 दिन का उन्होंने क्वारंटीन फिक्स किया है और मंकी पॉक्स से जो पेशेंट पीड़ित है उसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन है? ऑप्शन ए। जी किसने किया? तो ये जो किया है वो है बेल्जियम ने। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। बेल्जियम में मंकी पॉक्स के 4 मामले मिल चुके हैं और सभी मामले एक त्यौहार से जुड़े हैं, यानी कि एक फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट किया था और उसी फेस्टिवल से जो लोग आए थे उन्हीं लोगों में मंकी पॉक्स का मामला पाया गया। बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने बताया कि देश में संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा है वो क्या है? कम है। यानी कि ये इतना डेंजरस वायरस नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर भी अवेयरनेस हमें ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? कौन है? ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा, रतन टाटा, गौतम अडानी या डी मुकेश अंबानी। सेकेंड टाइम्स वो भी क्या? लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन ए। किसको चुना गया है? वो है सुनील चोपड़ा जी को चुना गया है। भारतीय मूल के जो बिजनेसमैन है सुनील चोपड़ा सेकेंड टाइम्स लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवर्क के मेयर चुने गए हैं। वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। 2014-15 में इसके मेयर, 2013-14 में इसके डेप्टी मेयर और लेबर पार्टी ने चोपड़ा के नेतृत्व में लंदन ब्रिज ऑफ वेस्ट बारमोडोसो सीट पर लिबरल डेमोक्रेट्स को हराया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो पे आए हैं तो आप हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम 24 आवर्स के अंदर आपको देंगे। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।